हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्य का साक्षात्कार कराना चाहती है। वोट जिहाद को बड़ा मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग में भी देवेंद्र फडणवीस ने शिकायत की है वोट जिहाद को लेकर। हम कभी इस तरह के विषय को मुद्दा नहीं बनाते। वोट जिहाद का शब्द 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी की नेता मरियम करके उनका नाम था, उनके द्वारा किया गया। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू हो चुका है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रचार के सिलसिले में मुंबई में आए, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सुधांशु जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मेरा पहला सवाल, हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है, लेकिन महाविकास आघाड़ी का कहना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जमीन आसमान का अंतर है, महाराष्ट्र का पानी अलग है, यहाँ पर आप लोगों की दाल नहीं गलेगी। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। हरियाणा का चुनाव आते ही वो जो दाल पक रही थी महाविकास आघाड़ी की, उसके अंदर बुदबुदाने के अलग प्रकार के स्वर सुनाई पड़ने लगे। आपको याद हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना ने सबसे पहले नसीहत कांग्रेस को दी। मानी हुई बात है, यहाँ की तासीर अलग है, तो कांग्रेस को यहाँ और ज्यादा बड़े नाको चने चबाने की स्थिति आ सकती है। और हरियाणा की जो हमारी जीत हुई है वो हमारी सरकारों के अच्छे काम, कार्यकर्ताओं के कठोर श्रम और मोदी जी के अपार लोकप्रियता और उसमें जनता के विश्वास के कारण हुई है। और इसने यहां पर उस अविश्वास को महाविकास आघाड़ी में बढ़ा दिया है, जो अंदर दबा हुआ था उसे उभार दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक दौर था जब यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। 100 साल लगे थे उसे उस मुकाम तक पहुंचाने में, मगर एक गलती हो गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में, और फिर यह देश 200 साल के लिए गुलामी के गर्त में चला गया था। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि पानीपत के प्रांत ने जो संदेश दिया है उसे मराठा साम्राज्य का कभी केंद्र रहा महाराष्ट्र एक नए उद्घोष के रूप में परिवर्तित करेगा। कह रहे नए उद्घोष के रूप में परिवर्तित करेगा। वोट जिहाद को बड़ा मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग में भी देवेंद्र फडणवीस ने शिकायत की है वोट जिहाद को लेकर, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि असली जिहादी जो है बीजेपी के नेता है। बीजेपी सत्ता के लिए, कुर्सी पाने के लिए सत्ता जिहाद कर रही है। देखिए, हम कभी इस तरह के विषय को मुद्दा नहीं बनाते। वोट जिहाद का शब्द 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी की नेता मरियम करके उनका नाम था, उनके द्वारा किया गया। याद दिला दूं उद्धव ठाकरे जी को भी, लव जिहाद भी हमने नहीं प्रयोग किया था। लव जिहाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने किया था केरल में, और इवन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमान चांडी भी उस विचार का समर्थन कर चुके हैं। हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्य का साक्षात्कार कराना चाहती है, मगर जब से उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना के आंखों पर दूसरी पट्टी चढ़ गई है, तब से उन्हें शायद कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि हिंदी में कहावत होती है, उसको शब्दशः न लिया जाए, मैं किसी के अपमान के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर एक कहावत होती है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो जब से उनके हाथ से सत्ता गई है, कुछ हरा ही हरा उन्हें ज्यादा दिख रहा है, इसलिए उन्हें असली स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप हरे रंग का जिक्र कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली जो है एक वर्ग विशेष का जिक्र कर रहे हैं। दलित, मुस्लिम और अन्य समाज ने बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव में उनका साथ दिया, एक साथ खड़े रहे। खासतौर पे मराठा समाज जो परंपरागत तरीके से आप लोग का वोटर रहा है, वो छिटक गया था। ऐसे में उन्हें फिर एक बार अपने साथ लाने के लिए आप क्या करने वाले? हमने सभी समाजों के लिए ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कार्य किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के लिए किया है। दलित समाज को भली भांति यह बात समझ में आ गई कि जो भ्रम उन्होंने 2024 में इंडी गठबंधन ने बनाया था, और मैं दुख के साथ कहता हूं, बताइए कितनी तो ऐसी कम पढ़ी लिखी अशिक्षित महिलाएं थी जिनको पॉन्जी स्कीम की तरह कार्ड दिया गया कि तुम वोट देना हो, 8,500 रुपए तुम्हारे अकाउंट में 4 जून के बाद आना शुरू हो जाएगा। आपने लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक वो फोटोएं देखी कि वो कांग्रेस कार्यालय में पहुंच गई। मुझे लगता है जिन लोगों ने इस ढंग का धोखा दिया था जनता की नजरों के सामने, अब वो बेनकाब हो चुके हैं। अब मुझे लगता है किसी दूसरे भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं। जैसे कहावत कहते हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काट की हांडी का आप जिक्र कर रहे हैं, आपके साथी है अजीत पवार। अजीत पवार को साथ लेने के फैसले पीछे एक बड़ा मकसद था, लेकिन लोकसभा चुनाव में कामयाब नहीं हो पाया।
ज़मीन पर हम नहीं देख पा रहे कि बीजेपी के जो ज़मीन पे काम करने वाले नेता जो सालों से अजीत पवार या उनके एनसीपी के खिलाफ लड़ते रहे, उनका फायदा आपको लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ। इस बार वो नुकसान दोबारा ना हो, क्योंकि अभी भी अजीत पवार आपके साथ है, तो उसको लेकर क्या रणनीति है ताकि आप दोनों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो? नहीं, देखिए, इस विषय पे तीनों ही दलों में समन्वय के साथ बात हुई है। गृह मंत्री जी भी उसमें आए थे, बातचीत किए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी किया है, और पूरी तरीके से तीनों ही दलों में विधिवत सामंजस्य है। चुनौती वहां ज्यादा बड़ी हो गई है। विधानसभा में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी, लोकसभा में नंबर 1 की पार्टी हो गई है, मगर हरियाणा के बाद थोड़ा झटका भी खा गई है। तो इस कारण से वहां दलों के सामंजस्य, हमारी तो बड़ी स्पष्ट स्थिति है। हमारे सीटों का विभाजन पहले से भी तय था, बाय एंड लार्ज हम उसी अनुरूप चलते थे। तो एक हमारे पास एक खांचा है, वहां पर खांचे में बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सीटों का बंटवारा हो या कार्यकर्ताओं के मध्य सामंजस्य, एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और प्रबलता के साथ प्रबल विजय की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपने एकजुटता का जिक्र किया। 2.5 साल पहले आप लोगों ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने कुर्बानी दे दी है। फिर एक बार शिंदे सेना के तमाम जो उनके कार्यकर्ता नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर सरकार बनती है तो फिर एक बार एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। क्या बीजेपी फिर एक बार कुर्बानी देने के लिए तैयार है? देखिए, हमारे यहाँ तो किस प्रकार का सामंजस्य है कि आपने कल ही अगर देखा हो तो जब हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और सारे सहयोगी दलों के लोग साथ में थे और ये प्रश्न पूछा गया, तो देवेंद्र फडणवीस जी ने मुस्कुराते हुए शिंदे जी की तरफ देखा और शिंदे जी ने कहा कि 2 साल का काम मुख्यमंत्री। अर्थात हमारे यहाँ कैसा सामंजस्य है, वो जो पुराना फिल्म का गीत था ना, भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम, और उनके यहाँ कैसे अरमान हैं, हमारे यहाँ राम लक्ष्मण भरत की तरह, उनके यहाँ अरमान है शुजा, मुराद और दारा की तरह। जो औरंगजेब के 3 भाई थे, आखिर में तीनों ही निपट गए थे। क्या संकेत दे रहे हैं आपकी फिर एक बार इसका अर्थ ये समझा जाए कि बीजेपी फिर एक बार कुर्बानी देने के लिए तैयार है एकनाथ शिंदे के लिए? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ सामंजस्य है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उनके यहाँ समस्या है, और आज सबसे बड़ी समस्या शिवसेना के साथ है, मतलब उद्धव ठाकरे जी वाले यूबीटी के साथ। मुख्यमंत्री के पद के लिए ही तो वहां गए थे, और अब न कांग्रेस हाँ बोलने को तैयार है, न पवार साहब हाँ बोलने को तैयार है। उल्टा वहां पृथ्वीराज चौहान जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हो कह चुके, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसी को। तो उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, यही तो अरेंजमेंट हमारे यहाँ था बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से कि सीटें ज्यादा होंगी। आप आधी सीटें पाकर वहां पा रहे थे। अब देखना होगा कि उनकी हसरतें वहां पूरी होती हैं या नाकाम हसरतों का जनाजा निकलता है। वैसे दूसरी संभावना ज्यादा नजर आ रही है। शरद पवार जी ने कहा है कि जब तक मैं महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं लेकर आता हूं, चाहे मैं 90 साल का हो जाऊं, चैन से बैठने वाला नहीं हूं। महाराष्ट्र को हमारी डबल इंजन की सरकार ने उस रास्ते पर पहुंचाया है जो पवार साहब और कांग्रेस के जमाने में कभी सोचा नहीं जा सकता था। आज महाराष्ट्र $500 बिलियन की इकोनॉमी का पायदान पार किया है, भारत ने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र एक नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ रहा, और उसी के साथ व्यवस्थित होकर हमने लाडली बहन योजना भी स्टार्ट की है, तो महिलाओं को भी एम्पावर किया है। अगर हमने देखे बाबा साहब अंबेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा दलित समाज में भी स्किल को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाराष्ट्र एक नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसे मैं कह सकता हूं महाराष्ट्र ने हमेशा देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, हमेशा महाराष्ट्र उसके साथ रहा है, तो आज भी वो एक महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका में रहेगा, जिसे मैं कह सकता हूं अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा, और उसी हिंदुस्तान के साथ महाराष्ट्र का हर नौजवान उठा। हिंदुस्तान के फिर एक बार उठने का आप जिक्र कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल में हमने देखा है बड़े पैमाने पर हिंदू जन जागरण मोर्चाएं निकले, हिंदू स्वाभिमान के मोर्चाएं निकले, महाराष्ट्र के अलग अलग गलियों में निकले। आखिर आपको क्या ऐसी वजह लग रही है कि इस तरह से हिंदू समाज को फिर एक बार जगाने की आपको जरूरत पड़ रही है? देखिए, वो इसलिए कि भारत, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में एक देश बताइए जहां इस धरती पर पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, सारे संप्रदाय, रिलीजन, वो सिर्फ भारत है। और मुंबई और महाराष्ट्र में तो और महत्वपूर्ण बात है, पारसी ज़ोरोस्ट्रियन दुनिया से खत्म हो गए, अगर बचे हुए हैं तो सिर्फ भारत में, और शानदार उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। अभी रतन टाटा जी का देहांत हुआ। आप बताइए, यहूदी पूरी दुनिया में रहे, अगर उनके साथ कहीं पर भेदभाव नहीं हुआ तो सिर्फ भारत में। तो मुझे लगता है भारत में और महाराष्ट्र में भी ये चीज इसलिए है क्योंकि यहां पर हिंदू विचार और हिंदू संस्कृति प्रभावी दृष्टि। और किसी को मेरी बात पे आपत्ति हो तो ये बता दें कि जो इलाके हिंदू जहां माइनॉरिटी में हो गए, उनमें एक जगह सेकुलरिज्म और सर्वधर्म संभाव बचा हो तो बता दीजिए। और भारत के अंदर कश्मीर हो
वहां क्या सारे धर्म बचे? धुबरी बरपेटा करीमगंज हो असम का, वहां क्या बचा? मालदा पश्चिम बंगाल का हो, वहां क्या बचा? और मल्लापुरम केरल का, वहां क्या बचा? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बाकी तो छोड़ दीजिए, हमारा छोड़ दीजिए, कश्मीर कहा जाता था सूफी का बहुत बड़ा मरकज है, सूफी सेक्ट का। सूफियों के 4 बड़े सेक्ट थे, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। एक का सेंटर बचा हो तो बता दीजिए। तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, मुसलमानों के अंदर भी विविधता जीवंत रहती है वहीं जहां हिंदू मेजॉरिटी है। विविधता का जिक्र किया, लेकिन आपकी एक विधायक है, वो लगातार भड़काऊ भाषा बयान दे रहे हैं मुस्लिम समाज के खिलाफ, मस्जिदों में घुसकर मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से एक एक्शन नहीं हुआ है। नीतीश राणे के खिलाफ कई मामले दर्ज हो गए, बाबा रामगिरी के मुद्दे को लेकर बाकायदा करीब 500 किलोमीटर का एक लंबा मोर्चा जो है वो एमआईएम के नेता औरंगाबाद से, संभाजी नगर से लेके मुंबई तक पहुंच जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि उन पर लगाम नहीं लगाई जा रही? अब आपने खुद ही नाम एमआईएम का ले लिया। जो लोग कहते थे 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और जिनके नेता मोहतरम मजलिस, मुहाफिजे इत्तेहादुल मुसलमीन, सरताज सेकुलर सियासत असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले थे कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? मुझे लगता है इस ढंग के सवाल पूछने वालों के द्वारा अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये हास्यास्पद नहीं, कष्टपूर्ण भी लगता है। एक आखिरी सवाल मेरा, चूंकि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह चुनाव है, ऐसे में क्या वो पॉइंट होगा जनता आपको क्यों वोट करे? क्योंकि विपक्ष वहाँ पे सत्ता पक्ष या पे यहाँ पे विपक्ष, उनका कहना है कि अभी भी संविधान से खतरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जो है संविधान बदलने का प्रयास हो सकता है। संविधान के खतरे की जो बात कही तो मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री बदले हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री कहती हैं कि असली मुख्यमंत्री केजरीवाल है। संविधान खतरे में है कि नहीं? और यही हाल था जब कांग्रेस में प्रधानमंत्री थे। तो अगर संविधान कहता है कि जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री होगा, और वो कहे कोई दूसरा मुख्यमंत्री है, कोई दूसरा प्रधानमंत्री है, तो संविधान खतरे में है। इसलिए संविधान इन्हीं के रहने पे खतरे में तब भी था और आज भी इन्हीं के कार्यकाल में खतरे में है। संविधान अगर सबसे जीवंत होकर समाज के हर वर्ग को उसने समान स्थान दिया, जैसे हम लोग किसी जमाने में कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक ना पहुंचा, तो उस संविधान के लोकतंत्र के उजाले को हमने करोड़ों घरों तक पहुंचाया। उदाहरण देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में हाल में चुनाव हुए, बताइए, एक दौर था जब 15, 16, 18, 20 सीटें निर्विरोध हो जाती थी, वोटिंग होती थी 15 से 20%। आज 63% वोटिंग हुई, छम सेक्टर में 80% पोलिंग हुई। और उसके बाद एक दौर था जब वहां पर कहीं आईएसआईएस के झंडे, कहीं पाकिस्तान के झंडे, तो कहीं लाल चौक के ऊपर तिरंगा कोई फहरा नहीं सकता था। आज आपने देखा होगा जाके वहां लेट इवनिंग तक प्रचार होता था, डल लेक पे कितने ही चैनलों ने अपना काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र कैसे जीवित किया जा सकता है ये हमने करके दिखाया है, उत्तर से दक्षिण तक। और जिन लोगों के दौरे हुकूमत में लोकतंत्र बंदी रहा या पद दलित रहा, वो आज आकर हमसे सवाल पूछते हैं तो विडंबनापूर्ण और हास्यास्पद लगता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।